हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है स्टडी विद पीस में। मैं सुमन जैन, आपकी दोस्त, आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर। तो कैसे हैं आप सब लोग। आप पहली बार मुझे लाइव देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा पढ़ाना हुआ पसंद आए, तो आप लोग ना नीचे कमेंट में लिख दिया कीजिए कि आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए। और जैसे अब एग्ज़ाम आ रहा है जनवरी फरवरी में, और सीटेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद अभी तो एचटेट की कोई वो नहीं है, लेकिन हमें एचटेट की भी तैयारी करते हुए चलना है। तो उस हिसाब से आपको क्या आपकी क्वेरीज़ हैं, क्या आपको चाहिए, तो वो चीज़ें मुझे बता देना। कौन कौन से टॉपिक आपको कराने हैं। सबसे पहले जिस टॉपिक में आपको कोई परेशानी होती हो उस टॉपिक के बारे में आप मुझे बता सकते हो, और जैसे आप कहोगे मैं वैसा ही कर दूँगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो वीडियो के नीचे, जब आप वीडियो के नीचे देखते हो, तो वीडियो देखते हो उसके बाद नीचे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि मैं हमेशा ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उस पर ज़रूर क्लिक कर लेना। उस पर क्लिक नहीं करोगे तो आपको मेरी हर वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना। उसी से आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, मैं इसीलिए आपसे ये कहना चाहती हूँ कि, और मैंने आज वीडियो इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि थोड़ी मुझे परेशानियाँ थी घर में बहुत व्यस्तता थी, बाहर का भी बहुत कुछ काम था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो आज मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, वृद्धि एवं विकास। तो आज हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने साइकोलॉजी में जीन पियाजे का जो चैप्टर है वो करा चुकी हूँ। आप प्लीज़, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो जाके मेरे चैनल पे विज़िट करके आपको वो मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। और मैंने हरियाणवी जीके की बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब चलते हैं, हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। मैं पहले अपने को हाइड कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या पढ़ना है हमको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहले मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ शारीरिक होती है। ग्रोथ किसी टाइम पर आकर ना रुक जाती है। जैसे बच्चा पैदा होता है और फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर वयस्क हो जाता है और बड़ा हो जाता है। मतलब कहीं पे कहीं जैसे एडोलेसेंस में आके, यानी किशोरावस्था में आके उसका विकास रुक जाता है। यानी जैसे शारीरिक विकास होते हैं तो वो चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। तो विकास जो होता है वो निरंतर चलता रहता है। विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। विकास की कोई सीमा नहीं होती, वो निरंतर होता रहता है। विकास जैसे शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, कॉग्निटिव पक्ष हो गया, और ठीक है। तो विकास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब विकास चहुमुखी होता है, होल डेवलपमेंट होता है विकास का। विकास
में बच्चे का होल डेवलपमेंट होता है, और ग्रोथ में बच्चे का सिर्फ शारीरिक विकास होता है जो किसी टाइम पर आकर रुक जाता है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। सॉरी, इसमें क्या है ये, क्या हो गया, देखिए विकास की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? विकास की फर्स्ट स्टेज होती है गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज, प्रसव पूर्व, यानी प्रसव से पूर्व, डिलीवरी से पहले की अवस्था। प्रसव मीन्स डिलीवरी, डिलीवरी से पहले की अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। और ये विकास की सबसे पहली स्टेज होती है। क्या होती है? गर्भावस्था। जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भ से ही बच्चे का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है? बच्चा पहले बच्चा पेट में छोटा सा एक दाने के जैसा होता है, फिर उसका धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता है, फिर उस आकार का जो वो होता है उसमें हाथ पैरों का विकास होता है। पहले हाथ पैर आदि बनते हैं, फिर मुंह बनता है, फिर सर बनता है, फिर मतलब ऐसे धीरे धीरे उसका विकास होता रहता है। 9 माह तक उसका विकास होता रहता है, और जब पूरा विकास हो जाता है तो 9 मंथ के बाद बच्चा पैदा हो जाता है। तो विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा ना, आप सबको पता है कि गर्भावस्था में बच्चा किस तरह से विकसित होता है। तो विकास बच्चे का पेट से ही होने लगता है। तो विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विकास कब तक होता है? वॉम्ब टू टॉम्ब तक होता है, यानी जन्म से मृत्यु तक विकास होता रहता है बच्चे का। कुछ ना कुछ विकास का मतलब है कि कुछ ना कुछ सीखता रहता है बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। देखिए, बच्चे का विकास वॉम्ब टू टॉम्ब, गर्भ से मृत्यु तक होता है, कब्र तक होता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर यानी मरने तक, उपरांत तक भी विकास चलता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो परिवार से सीखता है, फिर घर से बाहर निकलता है तो वो समाज से सीखता है, फिर और बाहर निकलता है तो वो उसे तरह तरह की एक्टिविटीज़ सीखने को मिलती है। स्कूल में जाता है तो स्कूल में अलग चीज़ें सीखता है, बाहर कहीं जाता है तो वहाँ अलग चीज़ें सीखता है, कहीं विदेश में जाता है तो वहाँ अलग तौर तरीके सीखता है। तो उसका विकास, मानसिक विकास होता रहता है। ठीक है, तो विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लेकिन जो ग्रोथ होता है वो शारीरिक होता है, केवल वो ग्रोथ एक टाइम पर रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है वो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। जब तक मर नहीं जाता बच्चा, तब तक विकास चलता रहता है। तो इसीलिए कहा है कि विकास वॉम्ब टू टॉम्ब होता है, यानी गर्भ से मृत्यु तक विकास चलता है। और जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पे रुक जाती है। देखिए, ग्रोथ, जब शरीर का आकार बढ़ता है तो उसे ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जब शरीर का आकार बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक है, देखिए, वृद्धि के NCERT की जो कुछ पॉइंट हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको आपको पता होना ही चाहिए। विजिबल ग्रोथ क्या होता है? विजिबल होता है, यानी ग्रोथ को देख सकते हैं, यानी शारीरिक बदलावों को हम देख सकते हैं। जैसे बच्चा पहले पहले लेटा रहता है, फिर घुटमन चलता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर एडोलसेंस में चला जाता है, फिर बुढ़ा हो जाता है। मतलब
ग्रोथ सिर्फ यहाँ आके रुक जाती है। बच्चे का शारीरिक विकास यहीं तक होता है, किशोरावस्था तक ही बच्चे का विकास होता है, उसके बाद विकास रुक जाता है। उसको हम देख भी सकते हैं, शरीर लड़कियों का अलग विकास होता है, उनके अलग अलग शरीर उभरने लगते हैं, लड़कों का अलग विकास होने लगता है, ठीक है। और विकास को मापा जा सकता है, ये मेजरेबल है। विकास को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। ये निश्चित टाइम तक होता है, ये मात्रात्मक होता है, इसको मात्रात्मक यानी नापा जा सकता है तो ये मात्रात्मक है। हाथ पैर का बढ़ना ये शारीरिक विकास है, यानी ग्रोथ शारीरिक विकास होता है। ये एक टाइम पर रुक जाता है, ये स्थिर होता है, यानी फिक्स होता है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब चलते हैं विकास की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि विकास वोम्ब टू टॉम्ब तक होता है। विकास बच्चे के जन्म से लेके बच्चे की मृत्यु तक होता ही रहता है। जैसे बच्चा घर में बच्चे ने जन्म लिया, सबसे पहले वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा, वो अपनी सेंस ऑर्गन्स से सीखेगा। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो वो अपने पेट के बल चलेगा। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा तो वो घुटना चलने लगेगा। फिर और बड़ा होगा तो वो अपना दिमाग लगाएगा कि ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे घर में लोग ऐसे कर रहे हैं तो वो ऐसे ही करेगा, अपने आपस के लोगों को देखकर वैसे ही करेगा। मतलब उसका माइंड का विकास होता रहता है, बुद्धि का विकास होता है। इसमें विकास में क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है, बच्चा परिपक्वता की तरफ चलता है। तो ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, कुछ ना कुछ बच्चा अपनी लाइफ में सीखता ही रहता है। बच्चा हो, जवान हो, एडोलसेंस हो, बूढ़ा हो, या फिर मृत्यु के पास जाने के लिए तैयार हो, वो कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से सीखता ही रहेगा। सामाजिक, संवेगात्मक, भावात्मक और मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उसका विकास होता ही रहता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इनको याद रखना। ब्रेन जो बुद्धि है, बुद्धि को, ये बुद्धि का विकास होता है। इसमें ये विकास को देख नहीं सकते, ये दिखाई नहीं देता, ये इनविजिबल होता है। परिपक्वता आती है विकास में, ठीक है। ये निरंतर चलने वाला विकास निरंतर चलता है, वोम्ब टू टॉम्ब तक चलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अलग है। विकास होता तो है इसमें, लेकिन इसमें मानसिक विकास ज़्यादा होता है बच्चे का। ग्रोथ में क्या है, ग्रोथ में केवल शारीरिक विकास होता है और इसमें मानसिक विकास होता है। अब विकास के 4 पक्ष होते हैं, कौन कौन से? फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव। और इसमें विकास में बच्चे का 360 डिग्री डेवलपमेंट हो जाता है, यानी होल चहुमुखी विकास होता है। विकास में बच्चे का चहुमुखी होल संपूर्ण विकास, जिसको कह देते हैं ना संपूर्ण विकास, इसमें डेवलपमेंट में बच्चे का संपूर्ण विकास हो जाता है, ठीक है। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कि विकास के बारे में स्किनर जी क्या कहते हैं। एक साइंटिस्ट हुए स्किनर, ये बिहेवियर के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत से शोध किए हैं स्किनर ने। इन्होंने कबूतर और चूहे पर शोध किया है। उन्होंने, जब आप उसका लर्निंग का चैप्टर पढ़ोगे तब उसमें आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके लिए अभी देख लीजिए इन्होंने विकास के बारे में क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि विकास एक अनुक्रमित क्रम में चलने वाला, अनुक्रमित क्रम में चलने वाला और धीमी गति से चलने वाला प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? अनुक्रमित प्रक्रिया है, सीक्वेंस में चलती है, यानी लगातार चलती है। जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, उसी तरह से विकास की प्रक्रिया ऐसे ही चलती है। पहले स्लो चलती है, धीरे धीरे चलती है। पहले एक सीढ़ी पे चढ़े,
फिर दूसरी सीढ़ी पे, जैसे देखो मैंने बनाया हुआ है, पहले एक सीढ़ी पे चढ़े, फिर दूसरी पे चढ़े, फिर उससे ऊपर चढ़े, उससे धीरे 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 चलता है, ऐसे 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 चलता है, लेकिन सीक्वेंस में चलता है। अब ऐसे तो नहीं कि हम जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो एक बार में तीसरी चौथी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, नहीं, धीरे 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 एक एक सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, तब हम जाके ऊपर अपने मंजिल पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार विकास का काम है, विकास भी धीरे 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 चलता है, पहले पहली सीढ़ी पे, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी सीढ़ी पे, फिर चौथी पे, फिर पांचवी पे। तो ऐसे विकास धीरे तो चलता है, लेकिन सीक्वेंसली अच्छे से चलता है, क्रम में चलता है। ठीक है, अब देखिए प्रसव पूर्ण अवस्था। प्रसव पूर्ण मतलब प्रसव से पहले की अवस्था गर्भ से जन्म तक होती है, वॉम्ब टू टॉम्ब तक होती है। ठीक है, शैशव जो अवस्था होती है, शैशव अवस्था जो होती है वो इन्फेंसी कहते हैं उसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, शैशव अवस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंसी कब से कब तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों से ही सीखता है। इसमें बच्चा कैसे सीखता है, सिर्फ अपनी इंद्रियों से ही सीखता है। उसके बाद आती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, चाइल्डहुड कहते हैं। ये 2 से 12 वर्ष तक की होती है। इसे गोल्डन एज भी कहते हैं। और कैसी एज कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। गोल्डन एज क्यों कहते हैं, अब इसको अब एक समझो बात। देखो बाल्यावस्था हम भी कहते हैं ना, जैसे अब हम बड़े हो गए, कितनी सारी परेशानियां हैं हमारे लाइफ में, कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये करना है, वो करना है, वो चीज़ सोचना, उसके बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचना, कुछ ना कुछ दिमाग में टेंशन चलती ही रहती है कि अभी ये करना है, फिर उसके बाद वो करना है। लेकिन जो बाल्यावस्था होती है, बचपन जो होता है, 2 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बच्चे की, वो गोल्डन एज उसे इसलिए कहा है क्योंकि उसमें फ्री माइंडेड होता है बच्चा। उसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती बच्चे को, लाइफ का क्या चल रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस एज को क्या कहा है, गोल्डन एज कहा है। बच्चे को किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहती कि किसने किसको कितना दिया, उससे मुझे उतना लेना है, या फिर मैंने उसको इतना दे दिया, पैसा दे दिया, मुझे उससे इतना पैसा लेना है। ऐसी भारी भरकम टेंशन्स नहीं होती उनको। इस एज में बच्चा 2 तरह की चीज़ें करता है। पहले इस बाल्यावस्था को भी कई चीज़ों में बांट दिया है। जैसे पहली है, इसके भी टुकड़े कर दिए हैं बाल्यावस्था के। पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था का मतलब बाल्यावस्था से पहले की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक की पूर्व बाल्यावस्था मानी है। उस अवस्था को टॉय एज कहते हैं। क्यों कहते हैं टॉय एज, 2 से 6 साल का बच्चा खिलौने के साथ खेलता है। किसके साथ खेलता है, खिलौनों की खेलने की उम्र होती है। बच्चा गुड़िया, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं, बच्चे लड़की जो होती हैं बॉल से, गेंद से, मतलब सब तरह से बच्चे, मतलब एक तरह से खिलौनों से खेलने की आयु होती है 2 से 6 वर्ष की। तो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा है, टॉय एज कहा है, खिलौने की अवस्था कहा है। मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, ये कब से कब तक है, 6 से 8 तक। ये थी 2 से 6 और ये है 6 से 8 वर्ष तक। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो होती है लेटर चाइल्डहुड। ये होती है 6 से 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक होती है, 6 से 12 वर्ष तक। अब इस एज को गैंग एज कहा है। अब देखो आपने देखा होगा कि 2 से 6 वर्ष के बच्चे तो छोटे होते हैं, वो खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन 6 से 12 वर्ष का बच्चा जब होता है तो वो दोस्त बनाने लगता है ना। आपने देखा होगा बच्चा स्कूल जाने लगता है, स्कूल में उसके दोस्त बनते हैं, फ्रेंड बनते हैं, बच्चों को साथ में बैठ के वो खाते हैं, साथ में खेलते हैं, आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, प्यार से भी रहते हैं। तो वो उनकी एक गैंग बन जाती है स्कूल में। 6 से 12 वर्ष के बच्चों की एक गैंग बनती है कि भाई ये इनसे मेरी बनती है, ये मेरी गैंग, जिससे और दूसरों की बनती है वो उसकी गैंग है। मतलब ये हमारा ग्रुप हो गया, ये तुम्हारा ग्रुप हो गया। तो ऐसे गैंग बना के रहते हैं बच्चे छोटे 6 से 12 वर्ष तक के। तो इस एज को उत्तर बाल्यावस्था को क्या, लेटर चाइल्डहुड को क्या बोल दिया है,
गैंग एज बोल दिया है। गैंग बना के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, तो इस अवस्था को क्या बोल दिया है? गैंग एज बोल दिया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं किशोर अवस्था पे, एडोलेसेंस पे। ये 12 से 18 वर्ष की होती है। ये सबसे भयानक अवस्था होती है, बहुत ही तूफानी अवस्था होती है। हॉल जी ने कहा था किशोरावस्था, एडोलेसेंस तूफान की अवस्था होती है। क्यों कहा था उन्होंने? हाँ, ये 12 से 18 वर्ष तक की होती है। इस एज में बच्चा अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं होता, बच्चों का अब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बच्चा अहम केंद्रित होता है इस टाइम, अपने आप ही दिखता है। वो अपने आप को आईने में देख के खुश होता है, अपने चेहरे को निहारता है, मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, तुम ही हो, जो भी कुछ हो तू ही है मेरा, मैं ही हूँ तेरी, मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, मैं ही सबसे हैंडसम हूँ। तो मैं इस एज में, ये तूफानी अवस्था है। हॉल ने इसको क्या कहा है? तूफानी। हॉल ने इसे क्या कहा है? तूफानी अवस्था कहा है। ठीक है, तो तूफान की अवस्था, सबसे भयानक अवस्था, किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं वयस्क अवस्था पर, प्रौढ़ अवस्था। जब बच्चा 18 से 60 वर्ष तक का होता है, उसमें प्रौढ़ अवस्था होती है। प्रौढ़ अवस्था में इंसान की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और उसको कुछ करने के लिए नहीं रहता। और वृद्धावस्था में तो ओल्ड एज होती है, ये बुढ़ापे की एज होती है। इसमें तो क्या ही कहें, ओल्ड एज में तो वृद्ध बच्चे के समान ही हो जाते हैं। कहते हैं ना, बहुत बड़े बूढ़ों की जो मन होता है वो बच्चों जैसा होता है, तो 60 से ऊपर के लोगों का मन बच्चे जैसा हो जाता है, तो वो दोबारा से बचपन में पहुंच जाते हैं। लेकिन आजकल के लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। कहते हैं ना, बड़े बूढ़ों को अच्छे से रखना चाहिए, बुढ़ापे में बच्चों जैसा मन हो जाता है, तो नहीं समझते बच्चे। वो सोचते हैं कि जैसे समझदार वो थे पहले, ऐसी समझदारी दिखाते रहे। नहीं, उनका मन भी करता है बच्चों के जैसे रहने का, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का। उनका वापस एक तरह से बचपन वापस आ जाता है वृद्धावस्था में जाने के बाद। तो इस एज को क्या कहा था? ओल्ड एज कहा है। 60 से ऊपर क्या हो जाती है? ओल्ड एज। वयस्क अवस्था कितने? 18 से 60 वर्ष तक वयस्क अवस्था, यानी प्रौढ़ावस्था 18 से 60 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और मिडल एज 6 से 8 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, टॉय एज बोला है इसको। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक, गोल्डन एज कहा है इसे। तो शैशव, इन्फेंसी अवस्था 0 से 2 वर्ष, यानी जन्म से 2 वर्ष होती है। प्रसव पूर्व अवस्था गर्भ से जन्म तक होती है। स्किनर ने क्या कहा है? विकास निरंतर चलता है और क्रम में चलता है। ठीक है, ये हो गया विकास और डेवलपमेंट। ये बुद्धि का विकास से संबंधित है। इसमें परिपक्वता आ जाती है, ये दिखाई नहीं देता है, स्थिर नहीं होता है, निरंतर चलता है। ग्रोथ जो होती है उसे नापा जा सकता है, विकास को नापा नहीं जा सकता। ये विजिबल होता है, इसे दिखाई देता है, लेकिन विकास दिखाई नहीं देता। ये निश्चित होता है, वो अनिश्चित होता है। ये मात्रक होता है, वो गुणात्मक होता है। इसमें हाथ पैर का विकास होता है, उसमें दिमाग का विकास होता है, उसमें होल संपूर्ण विकास होता है। ठीक है, चलिए, ये हो गई गर्भावस्था। वॉम्ब टू टॉम्ब होती है, प्रसव पूर्व होती है। बच्चे का विकास वॉम्ब टू टॉम्ब होता है। आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं समझती हूँ। विकास और वृद्धि अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे लोग होते हैं विकास और वृद्धि को इतना लंबा खींच लेते हैं, जो मेन उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है होता है, मैं वही कराती हूँ। ज़्यादा कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है। उससे ज़्यादा हमें एग्ज़ाम में थ्योरी लिख के नहीं आनी कि हमें थ्योरी लिख के आनी है। हमें बस एक ऑप्शन टिक करके आना है, और वही ऑप्शन हमें दिखना चाहिए कि हाँ, ये 4 ऑप्शनों में से ये ऑप्शन हमें टिक करना है, वो अलग दिखना चाहिए। बस जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको करा दी हैं, यही आएंगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप नोट्स बना लेना, जितना हो सके उतने नोट्स बनाना,
और अच्छे से बनाना, जो आपके एग्ज़ाम टाइम पर काम आए रिवीजन के लिए। ठीक है, ये नोट्स ही होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पर आपका दोस्त होता है और कोई आपका कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई कहते हैं ना, एकदम से, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा 1 महीने पहले ही पढ़ेंगे, या फिर एग्ज़ाम टाइम के टाइम ही पढ़ेंगे जब एग्ज़ाम आएगा। तो उतना ऐसे मत करना। अभी से पढ़ोगे तो अभी 2-3 महीने सीटेट के, तो अभी से पढ़ोगे तो ही आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। नहीं तो जो बच्चा टाइम से पढ़ता है उसको तो वो तो 90 पे ही अटक के रह जाता है। 90 भी नहीं आते उसके, 89 पे ही अटक के रह जाता है। किस पे अटक के रह जाता है? 89 पे ही अटक के रह जाता है। जब कहते हैं सर मैम हम तो 1 नंबर से रह गए, तो भाई रहोगे ही जब आप ढंग से पढ़ोगे नहीं। लेकिन जो बच्चा अभी से पढ़ रहा है, अभी से लगा हुआ है, वो 130 प्लस लेके आएगा। 30 क्या, वो 140 प्लस भी लेके आ सकता है। जो बच्चा मेहनत करेगा उसे उसका फल मिलेगा, और जो नहीं करेगा उसे उसका भी फल मिलेगा। तो रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करने से फ़ायदा है। पढ़ाई करोगे तो आपको फल मिलेगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो 90 के लिए मत पढ़ो, 140 के लिए पढ़ो। जब 140 के लिए टारगेट करके पढ़ोगे तो 120 आएगा। अगर 90 के लिए टारगेट करके पढ़ोगे तो 80 पे ही अटक के रह जाओगे। ठीक है, तो 140 प्लस के लिए पढ़ो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि कुछ बच्चों को ना सिर्फ क्वेश्चंस समझने होते हैं, क्वेश्चंस करने होते हैं। क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता। अगर क्वेश्चंस करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे। जब तक जिस चीज़ के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हो उस चीज़ के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चंस कैसे करोगे? पहले उसकी थ्योरी करो, फिर MCQs करो। ठीक है, PYQ MCQs मैं भी करवाऊंगी, लेकिन पहले सबकी थ्योरी कराने के बाद। क्योंकि जब हम थ्योरी करेंगे ना, तो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे PYQ होंगे, हम उनको फटाफट ऐसे उड़ा देंगे। तो थ्योरी करनी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। ये बच्चे समझते नहीं हैं, वो समझते हैं अपना टाइम निकल जाए तब में फटाफट 30 क्वेश्चन करा दें और ख़त्म। ऐसे नहीं होता। उन बच्चों का कभी मार्क्स अच्छे नहीं आते। बच्चे का मार्क्स उसका अच्छा आता है जो थ्योरी प्लस PYQ पढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ दोनों चीज़ें पढ़ो। अभी आपके पास टाइम है, जब टाइम नहीं रहेगा तब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले हम थ्योरी पूरी कर लें, हमारे पास पूरा टाइम है। नवंबर में हम थ्योरी कर लेंगे, उसके बाद दिसंबर जनवरी में क्वेश्चन MCQs PYQ सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी के लिए अभी टाइम है तो थ्योरी कर लीजिए ना। हाँ, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और हो सके तो अपने जैसे बच्चों को शेयर ज़रूर कर देना ताकि किसी और बच्चे का भी भला हो जाए। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये मेरा पढ़ाया कैसा लगता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए